नमस्कार। डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं हम एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे एक खास बातचीत करते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि हर साल 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं और जिन को मनाने की जो शुरुआत है वो 1948 में हुई थी। जिन को मनाने का उद्देश्य है कि सेहत से जुड़ी समस्याओं को लेकर लोगों को जागरूक करना। इस विषय में आज के हमारे विशेष मेहमान से हम खास बातचीत करेंगे और साथ ही दर्शकों, हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने तन मन की शांति के लिए ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, हर मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा जाते हैं, बल्कि हमें अपने तन मन की शांति हमें खुद में तलाशने की ज़रूरत है। अच्छे कर्म करके उसमें तलाशने की ज़रूरत है और अच्छी सोच, सकारात्मक विचार रखने की ज़रूरत है। और साथ ही दर्शकों, कहते हैं ना कि अच्छी सोच, अच्छे विचार रखते हैं तो हमारे अक्सर बिगड़ते काम भी बन जाते हैं। इसी के साथ दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान का। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार के जानी मानी जनरल फिजिशियन और साथ ही आपको बता दें कि ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य भी हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मुस्कान जी। सर, हम जानते हैं कि हर साल हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं और इस दिन को मनाने की जो शुरुआत है वो 1948 में हुई थी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस दिन को जो मनाने का उद्देश्य है वो क्या है और इस साल का थीम क्या है, इस बारे में भी जानना चाहेंगे। ऐसा है मुस्कान जी कि वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल के लिए एक थीम सृजन करता है और उस थीम के सहारे ही पूरी दुनिया स्वास्थ्य के दिशा में अग्रसर होती है और वो थीम हमें इनर्जाइज करता है, हमें ऊर्जा से भरता है, हमें ऊर्जा का संचरण करता है। तो इस साल का जो थीम है वो है माई हेल्थ माई राइट। मतलब स्वास्थ्य मेरा अधिकार है, मेरी लग्जरी नहीं है। स्वास्थ्य इज नॉट माई लग्जरी, इट इज माई राइट। जैसे उस समय आपने देखा होगा स्वतंत्रता संग्राम में एक लाइन था कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो उसी तरह से इस बार का जो थीम है वो है कि स्वास्थ्य मेरा मूलभूत अधिकार है, इट इज माई राइट, और इसे हमें लेना है। ये स्वास्थ्य फिजिकल स्वास्थ्य भी है और मानसिक स्वास्थ्य भी है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। और साथ ही सर, आपके विषय में भी जानना चाहेंगे। आप अपने बारे में हमें बताएं कि कहते हैं कि बचपन सभी का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं कि आपकी जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ से हुई, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इस विषय में बताएंगे। ऐसा है मुस्कान जी कि बड़ा माकूल प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि बचपन से ही शुरुआत हो जाती है, फंडामेंटल तो वही बनाता है। तो मेरे फादर एक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थे, पुलिस ऑफिसर थे। अच्छा। बहुत बड़े घर में, बहुत बड़े खानदान में मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन अब चूंकि पिताजी पुलिस ऑफिसर थे तो उनकी ख्वाहिश थी कि बेटा भी मेरा पुलिस का बहुत बड़ा पदाधिकारी बने। एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में उन्होंने एक ड्रीम देखा था और मेरी परवरिश, मेरी गुजारिश जितनी हो रही थी सब कुछ उसी दिशा में चल रही थी। अचानक मेरे चाचा जी का आगमन हुआ इस पूरे वातावरण में और उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार में एक डॉक्टर का रहना बहुत जरूरी है। कि उन्होंने चिकित्सा जगत के चकाचौंध को देखा था पटना में, तो उससे व्यामोहित होकर के उन्होंने कहा कि नहीं, एक डॉक्टर का रहना जरूरी है। उसके बाद से चल पड़ा कि भाई डॉक्टर कौन बनेगा, तो जो सबसे तेज लड़का है परिवार में, मतलब मेरे बारे में तो 10th क्लास में बायोलॉजी मुझे लेना पड़ा, आनन फानन में। मैं 8th से बायोलॉजी नहीं था, मुझे 10th से बायोलॉजी लेना पड़ा। और उस समय मेरे समय में मैट्रिक बोर्ड हुआ करता था। मैट्रिक बोर्ड हमने दिया, बहुत अच्छे मार्क्स आए। मेहनत करना तो मेरा शुरू से फितरत था, बचपन से ही पिताजी ने सिखाया था और वो तो बन गया था, एक स्वभाव बन गया था। तो उस समय पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन हुआ था और मैं आपको बताऊं वो दौर ऐसा था जिसमें पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता था। यानी समाज में आपकी एक उपादेयता हो जाती थी, आपका एक स्थान बन जाता था और चारों तरफ से बधाइयाँ आने लगती थी कि आप तो ये लड़का निकल गया केवल साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए। फर्स्ट लिस्ट में आपका अगर एडमिशन हो गया तो पटना साइंस कॉलेज अभी भी, लेकिन अब वो भूत कहाँ रहा, अब वो इतिहास कहाँ रहा, अब तो सब इतिहास के पन्नों में ही समा गया। साइंस कॉलेज से फिर आईएससी करने के बाद मैं बीएचयू मेडिकल का टेस्ट दिया और बहुत ही कठिन टेस्ट माना जाता था उस समय, अभी भी है। उस समय ऑल इंडिया में 50 सीट्स था, 35 जनरल, उसमें मेरा अच्छा रैंकिंग से एडमिशन हुआ और यहीं से चल पड़ी मेडिकल की यात्रा। तो और पड़ाव तो अभी जो है मैं आपके सामने बैठा हूँ और ये भी अंतिम मंजिल तो नहीं है, अभी और आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं।
तो यही संक्षिप्त इतिहास है बचपन से लेकर के पटना साइंस कॉलेज से फिर बीएचयू से एमडी करने के बाद, एमडी मेडिसिन करने के बाद हमने सोचा कि अपनी धरती पर लौट चलें। बहुत सारे ऑप्शंस थे, मुझे विदेश जाने का भी ऑप्शन था, लेकिन पारिवारिक स्थिति सही बताऊं कि उतनी नहीं थी कि मैं उस समय विदेश जा सकता था। मैं अपनी धरती पर लौट आया, बिहार सरकार में एक नौकरी मैं ज्वाइन किया उस समय, और उसके बाद से जर्नी मेरी शुरू हुई। अच्छा, आपके जीवन में आपके चाचा का एक महत्वपूर्ण आप किरदार निभाया है। और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, हर व्यक्ति काम से हटकर कुछ करना पसंद करता है। आपसे जानना चाहेंगे कि काम से हटकर जब आप कुछ करना चाहें तो क्या कुछ करना पसंद करते हैं आप, कुछ इस विषय में बताना चाहेंगे? ऐसा है मुस्कान जी कि ये तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि दिन भर आप काम 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 करते रहिएगा एक ही फील्ड में, अगर आप, तो आखिर दिमाग की एक क्षमता होती है, उसका रिलैक्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो रिलैक्सेशन आप कैसे तलाशते हैं? कुछ को रिलैक्सेशन तलाशना होता है तो संगीत की तरफ जाते हैं, कुछ को साहित्य की तरफ, कहीं कुछ अध्ययन में लगा दिया, कुछ लैंग्वेज में लगा दिया, कुछ लैंग्वेज सीखने में, ये करना चाहिए। मेरी भी गुजारिश है सारे लोगों से, आपके थ्रू और आपके दूरदर्शन के थ्रू, कि हर व्यक्ति को काम के अलावा कोई न कोई ऐसा शौक रखना चाहिए जो उसके काम की जिंदगी को अनुप्राणित कर सके। नहीं तो टू मच ऑफ थिंग्स, एक बोरिंग टाइप का जो रूटीन होता है, वो आपको धीरे 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 आपकी ऊर्जा को खाता चला जाएगा, बिल्कुल। आपको कृषकाय बनाता चला जाएगा मानसिक रूप से। तो इसलिए अगर आपको पुष्ट होना है, मजबूत होना है, थोड़ा, तो मेरी हॉबी थी, हॉबी क्या कह लीजिए कि मतलब पैशन था, वो साहित्य का था। और साहित्य, आप जानती हैं कि साहित्य एक ऐसी चीज है, जैसे एक पढ़ा करते थे हम एक लाइन, कि साहित्य समाज का दर्पण है। ये समाज का दर्पण है। तो अगर आप साहित्य में अभिरुचि रखते हैं तो साहित्य आपको एक जिंदगी का नया आयाम, एक नया अध्याय खोलता है। साहित्य में वो सारी चीजें, जैसे हमने, मैं उदाहरण के तौर पर मैं आप बता रहा हूँ, कई लोग कहते थे कि डॉक्टर हैं, आपको कवि और लेखन से क्या मतलब है? तो यहाँ विरोधाभास झलकता है, क्योंकि मैं जब दिनकर पढ़ता हूँ, रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं अगर पढ़ें आप, तो आप जब कभी जीवन में आपको लगे कि मैं उतार की तरफ जा रहा हूँ, ढलान की तरफ जा रहा हूँ, तो अंदर एक इंस्टेंट, जिसको कहते हैं इंस्टेंट एनर्जी फूंकने के लिए दिनकर की पंक्तियां काफ़ी है। चंद मिसाल के तौर पर मैं कुछ पंक्तियों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित जस क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उकड़, मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। क्या बात है, क्या बात, बहुत ही। तो पत्थर को पानी बनाने की ये जो जज्बा है, जो ये जिजीविषा है, ये दिनकर की पंक्तियों से आता है, जो हमें चिकित्सा जगत में भी अनुप्राणित करता है। बिल्कुल। और जब कभी आपके मार्ग में कांटे आए तो फिर ये लाइन जो उनका है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण मात्र नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। क्या बात है। तो ये सारी पंक्तियां बताएं कि आपको कितने ज्यादा, जब भी आप अपने को ऐसा महसूस करें कि मैं बिल्कुल, अब जिंदगी थोड़ी नीचे की ओर जा रही है, उतना साहस नहीं रहा, आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं रही, कांटों को झेलने की शक्ति नहीं रही, तो कांटों में राह बनाने की प्रेरणा आपको ये दिनकर देंगे। दूसरी तरफ दिनकर का जो दूसरा एस्पेक्ट देख लीजिए, जो उन्होंने उर्वशी में रोमांस को दर्शाया है, वो रोमांस कोई बॉलीवुड रोमांस है, हॉलीवुड रोमांस नहीं है, वो मर्द औरत के बीच का प्योर जो है वो प्रेम झलकाता है, और वो आपकी आत्मा को जो सुकून देता है, जो तृप्ति देता है। जब वो कहते हैं, एक लाइन बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन में आपके साथ शेयर करना था, पुरुषों की मानसिकता के बारे में, कि वश में आई हुई वस्तु से इसको तोष नहीं है, जीत लिया जिसको आगे उससे संतोष नहीं है, कर स्पर्श से दूर झिलमिल स्वप्न नर को भाता है, छक्कर जिसको पी न सका हुआ जल नर को भाता है, ग्रीवा पर झूलते कुसुम पर प्रीत नहीं जगती है, जो पद पर चढ़ गई चांदनी फीकी वह लगती है। पुरुषों की मानसिकता को उन्होंने दर्शाया है पुरूरवा के माध्यम से, जो उर्वशी से कह रहे हैं उसमें। तो ये तो हुआ दिनकर का। आप जरा सब बच्चन जी की बात देख लें, जो उन्होंने मधुशाला में कहा है कि उन्होंने
कम्युनल हार्मनी को इतना अच्छा से पेश किया है, जो आजकल समाज में जो देख रहे हैं कि विद्वेष फैल रहा है, समाज में एक दूसरे के प्रति जो खाई हो रही है कि मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, मंदिर मस्जिद भेद कराती, मेल कराती मधुशाला। ये मधुशाला कोई शराब की फैक्ट्री नहीं है। मधुशाला आपके अंदर क्या का जो मधु है, जो प्यार का मधु है, जो पीयूष है, वो आपको मेल कराती है। तो हिंदू मुस्लिम के बीच मेल कराना। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जब जयद्रथ वध में मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर आपका भाई भी गलती कर रहा है, उसको भी दंड देना ये धर्म है। तो ये सारी चीज़ों जो जीवन की जितनी विधाएं हैं, और उसके बाद मैं जो आपको बता रहा हूँ मुस्कान जी, कि आप समझ लीजिए कि विटामिन का ये भंडार है। ये पंक्तियाँ जब आप दुष्यंत कुमार की पंक्तियों को देखेंगे, साए में धूप में, जब वो कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारा साहित्य की पंक्तियां जो हैं, आप देखिए कि ये जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसको आप आत्मसात करेंगे, जो मैंने किया है, तो उससे चिकित्सा जगत में मुझे एक नई दिशा मिली है, एक नई ऊर्जा मिली है, एक नया हिम्मत का संचार हुआ है। और कहते हैं ना कि साहित्य जो है वो कहीं ना कहीं हमारे एक समाज का दर्पण है। किसी भी चीज़ को हम, चाहे वो कोई कुछ भी, किसी पे कटाक्ष करना हो, अपना प्रेम दिखाना हो या कुछ भी हो, हम बड़ी खूबसूरती से, कम शब्दों में, अच्छे शब्दों में हम दर्शाते हैं, बताते हैं। तो साहित्य एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और भी चीज़ों पे हम आपसे बात करेंगे, जानेंगे कि इससे आपका कैसे जुड़ाव हुआ। हालांकि आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, तो साहित्य और मेडिकल दोनों से जुड़ाव होना कैसे हुआ, इस बारे में भी आपसे जानेंगे। लेकिन दर्शकों, यहाँ पे रुकते ही छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, बने रहे बिहार बिहान के साथ, हम जल्द लौटेंगे। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव रंजन। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने जनरल फिजिशियन है। सर नमस्कार, पुनः स्वागत है आपका। सर, हम लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे थे, आपने साहित्य से जुड़ी काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन मैं आपसे बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ जानना चाहूँगी कि साहित्य और मेडिकल का क्षेत्र, ये दोनों चीज़ काफ़ी अलग है, दोनों एक फील्ड अलग है। आपसे जानना चाहेंगे, आप साहित्य में भी आपका एक बेहद ही लगाव है और साथ ही साथ मेडिकल क्षेत्र में भी आपका नाम है, तो ये कैसे, इस बारे में कुछ बताएंगे? ऐसा नहीं है मुस्कान जी, साहित्य और चिकित्सा जगत दोनों लगता है कि दो ध्रुव हैं, कि एक थोड़ा सॉफ्ट है, एक थोड़ा हार्ड है, एक तरफ क्रंदन है, रुदन है, बेबसी है, वेदना है, मरीज लेकर के रोता हुआ आ रहा है, अपना कष्टों में आ रहा है, दूसरी तरफ एक कल्पनाओं का संसार है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने शुरू से कह दिया है कि साहित्य समाज का दर्पण है, ये सुपूजन साहब जी ने कहा था। तो साहित्य समाज का दर्पण है, तो समाज में तो चिकित्सा जगत भी है, समाज में बीमारियां हैं, समाज में डॉक्टर्स हैं। और मैं बता रहा हूं कि आज हमारे फील्ड में डॉक्टरों में इतना दबाव है, इतना मानसिक दबाव है, काम करने का दबाव है, पारिवारिक दबाव है, समाज का दबाव है, और जो अपेक्षा है समाज की कि हम हर मरीज को ठीक कर दें। हाँ, कोई आप इंसान तो हैं, लेकिन भगवान देव तुल्य बन जाएं कि कहीं कोई आपसे गलती न हो पाए। तो इस सारे दबाव से आदमी मानसिक रूप से कभी कभी जर्जरता की ओर चला जाता है। मानसिक दबाव में आकर के आप देखे होंगे बहुत सारे डॉक्टर मानसिक तनाव में भी जीते नजर आते हैं। तो ये आपकी मानसिकता को स्वस्थ रखने की परिपाटी में साहित्य आपका सामने आता है, ये आड़े हाथ नहीं आता है। तो मैं तो समझता हूँ कि साहित्य और चिकित्सा जगत, जैसे संगीत है, ये सब सारी चीज़ें पूरक चीज़ें हैं जो आपके जीवन को मुकम्मल बनाती हैं। जीवन को कभी टुकड़ों में नहीं देखना है कि ये डॉक्टर हो गया, एक कवि हो गया, एक लेखक हो गया। आप सबको समाहित करते हुए अपनी बड़ी खूबसूरत जिंदगी को एक खूबसूरत आयाम, एक खूबसूरत मोड़ दे सकते हैं। जिंदगी तो एक ही बार मिलनी है, बिल्कुल। तो इसके सारे विधाओं को आप अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। जी, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम ये मेडिकल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे पास बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हैं। आपसे जानना चाहेंगे, ये जनरल फिजिशियन बनने का ये
इस क्षेत्र में आना, मतलब इस स्पेशलाइजेशन को चुनना कैसे हुआ, इसका चुनाव कैसे ऐसा किया? है मुस्कान जी कि बहुत व्यवहारिक प्रश्न आपने पूछा कि जब हमने एमबीबीएस किया और बीएचयू का ऐसा सिस्टम था कि एमबीबीएस में अगर आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी है अच्छा। तो आपको कुछ खास डिपार्टमेंट पीजी के लिए मिलता था। तो मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, यानी इस तरह से ऊपर से चलता था सर्जरी, बाकी तो अपना चॉइस है आपका। तो पूरे अध्ययन के दौरान मैंने पाया कि सर्जरी की दुनिया से मेरा कोई खास विशेष लगाव नहीं हो पाया। चीर फाड़ में बहुत ज़्यादा मुझे विश्वास नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेडिकल लाइन ही ठीक है। तो हमने जनरल मेडिसिन ऑप्ट किया, एमडी इन जनरल मेडिसिन। तो वही आधार बना, क्योंकि सर्जिकल फील्ड से मुझे उतनी लगाव नहीं थी। और उसके बाद जब सुपर स्पेशलाइजेशन की बात चली, डीएम कार्डियोलॉजी की बात चली वहाँ पे, तब तक मेरी कुछ सामाजिक मतलब पारिवारिक व्यवस्था आ गई। फादर का डेथ हो गया था मेरा करीब 18 साल की उम्र में, जब मैं बीएचयू में इंटर किया था मेडिकल में। तो बड़ा हृदय विदारक घटना थी कि जब मेरे पिताजी की मौत हो गई। माँ अकेली थी, उनको संभालना था, घर में सब कुछ करना था। तो एमडी मेडिसिन के बाद अब आगे मैं परसू नहीं कर पाया, मैं यहीं आ गया और उसके बाद से मैंने प्रैक्टिस की दुनिया शुरू। तो एक पारिवारिक व्यवस्था कह लीजिए, एक लाचारी थी कि मैं थोड़ा सा आगे नहीं जा पाया। जी, और लेकिन उसके बाद एमडी मेडिसिन करके स्पेशलिस्ट मैं बना जरूर, और उसके बाद से मैं लगा हुआ हूँ इस फील्ड में। आज इस स्पेशलाइजेशन में भी अगर देखें तो आपका पूरे बिहार में नाम है, आप काफ़ी जाने माने जनरल फिजिशियन हैं। और साथ ही अगर हम जानेंगे कि एक मेडिकल क्षेत्र को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक सेवा भाव के रूप में इस क्षेत्र को देखा जाता है। तो अगर हम बात करें कि काम से हटकर थोड़ा बहुत आम जन के लिए समय निकालना कितना ज़रूरी समझते हैं आप? क्योंकि ऐसा है मुस्कान जी कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी चाहत भौतिक संपदाओं में है कि मुझे हर साल कभी गाड़ी का ब्रांड बदल देना है, कभी मर्सिडीज की ओर जाना है, कभी ऑडी लेना है, कभी ये करना है, मकानों में नए नए बिल्डिंग की आपकी चाहत है, प्यास है, तो मेडिकल साइंस में ना आए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको एक करना था तो आपके पास ऑप्शंस थे। बिल्कुल। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन, मतलब बड़े बड़े एंटरप्राइज बड़े आप खोल सकते थे, स्टार्ट कर सकते थे, आगे जा सकते थे। तो वो आपने तो चुना नहीं। और मेडिकल साइंस में आप एक लिमिट तक ही आप पैसे कमाने की चाहत रख सकते हैं। अगर उसके आगे की चाहत आपकी रह गई तो आप फिर वो आदर, वो प्रतिष्ठा, वो भाव, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके सामने एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा मैं किसी दुर्भावना की भावना नहीं करूँ, लेकिन एक अच्छा चिकित्सक अगर बैठा हुआ हो समाज में तो उसको जो प्रतिष्ठा और इज्जत और आदर का भाव होता है, जस्ट बिकॉज कि वो सेवा भी जुड़ा रहता है। बिल्कुल। तो ये सर्विस का जो मेंटालिटी है वो अगर चला गया हमारे मेडिकल साइंस से फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इससे पैसा कमाना तो उद्देश्य तो कभी है ही नहीं। हाँ, पैसा तो रहना ही चाहिए और पैसा आता भी है। ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर अगर तन्मयता से काम कर रहा है तो उसको पैसे की कमी होगी, लेकिन वो अगर चाहत रखेगा कि हम अरबपति हो जाएं, करोड़पति हो जाएं, तो उसको भी निराशा होगी और समाज को भी निराशा होगी। तो इस निराशा के दलदल में नहीं फंसने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको संतुष्टि का भाव रखना होगा कि अगर हमने रोते हुए मरीज के चेहरे पे अगर थोड़ी सी मुस्कान दे दी तो हमारी ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि हमारे अंदर, हमारे यहाँ जो आता है कोई भी हंसता हुआ तो नहीं आता है, कोई न कोई तकलीफ में, कोई कष्ट में, कोई वेदना में। अगर वेदना हुए व्यक्ति, जो वेदना से सिक्त व्यक्ति है, जो कष्ट के पारावार से जो जूझ रहा व्यक्ति है, उसको थोड़ा सा भी अगर आपने एक हंसी की किरण आपके चेहरे पर दे दी और वो संतुष्ट हो गया तो ये करोड़ों रुपये से कहीं ज्यादा बेहतर है, मैं समझता हूँ। यही संतुष्टि देता है। मेडिकल साइंस की संतुष्टि, सबसे बड़ी संतुष्टि यही है जो हमारी आत्मा को सुकून देता है कि अगर किसी को हमने सही कर दिया। जी। और साथ ही सर, अगर हम मेडिकल क्षेत्र की बात करें, अगर हम आम जन की बात करें तो देख रहे हैं आज बदलते दौर में काफ़ी कुछ बदला है, लोगों के जीवन में भी काफ़ी कुछ बदला हुआ है, नई टेक्नोलॉजीज़ आए हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बदलते दौर में काफ़ी कुछ बदलने के साथ साथ कई बीमारियाँ भी आई हैं। आज हम देख रहे हैं कि बीमारियों से काफ़ी ज़्यादा लोग ग्रसित हो रहे हैं। तो इसका मुख्यतः कारण क्या समझते हैं आप? इस विषय में कुछ बताएंगे? बहुत ये व्यावहारिक प्रश्न है
और ये हम समझते हैं कि दूरदर्शन के माध्यम से आम जनता को भी जानना चाहिए, क्योंकि आजकल अधिकतर बीमारियां जो हैं, इन्फेक्टिव बीमारियां बहुत कम रह गई, बैक्टीरिया और वायरस की बीमारी कम रह गई। अफवाह छोड़ दीजिए, कभी कोविड आ गया, कभी कुछ आ गया, कहर मच गया, दूसरी बात है। लेकिन अधिकतर बीमारियां जीवन शैली की बीमारियां हैं। डायबिटीज है, हार्ट की बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कैंसर है, मोटापा है। ये सारी बीमारियों का जड़ कोई बैक्टीरिया और वायरस नहीं है। बैक्टीरिया और वायरस पर तो हमने फतह कर ही लिया, एंटीबायोटिक से, एंटीवायरल से, बहुत सारे हमारे पास अस्त्र शस्त्र आ गए जिसके सहारे हम इन जीवाणुओं का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन जो जीवन शैली का जो विकृति है उसको किसी एंटीबायोटिक से नहीं खत्म किया जा सकता, उसको आपके अंदर का बदलाव करना पड़ेगा। तो आज ये आलम है कि आज जब बच्चों को मैं देखता हूं, आप किसी भी बच्चों के स्कूल में चले जाइए, आप वहां प्लेग्राउंड नहीं मिलेगा। छोटे छोटे मोहल्ले में स्कूल खुल गए, सब खुल गए, बच्चे आ रहे हैं, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन खुल गया स्कूल के नाम पर, मोटी फीस तलाशी जा रही है, प्लेग्राउंड नहीं है, खेलने का कोई विधा नहीं है। पढ़ाई हुई, घर आया, मोबाइल मिल गया, बच्चों में मोबाइल एडिक्शन कस के हो रहा है। 9 साल, 10 साल, 11 साल में खेल कूद की सुविधा बंद। और जब आते हैं तो माँ बाप चूंकि दोनों सर्विस कर रहे होते हैं, तो उससे सहारा मिलता है 2 मिनट्स नूडल्स का, और नूडल्स खाया, जितना फास्ट फूड है, मैगी है, पिज्जा है, उसका सहारे उसकी भूख मिटी। खेल कूद बंद, जंक फूड ज्यादा, मोटापा बढ़ गया। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है, वहीं से आप समझिए कि वो प्लिंथ तैयार कर रहे हैं, वो फंडामेंटल तैयार कर रहे हैं, फिर महल खड़ा होता है बीमारियों का। जी, आपने अभी खेलकूद और खान पान की भी बात की है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हर वक्त को कुछ समय निकाल के एक्सरसाइज करना, सही खान पान लेना, या फिर योग करना, अगर हम मेडिटेशन की भी बात करें तो आजकल देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो योग करना भी बेहद ही ज़रूरी है। आपसे जानना चाहेंगे एक्सरसाइज करना या फिर सही खान पान सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? मैं तो कहता हूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि अगर आप सेल्फ डॉक्टर जो कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति, आजकल हो क्या गया है कि जवानों में 25 साल, 26 साल, 28 साल, 30 साल की उम्र में लोग लखपति हो रहे हैं, करोड़पति हो रहे हैं, क्योंकि अच्छी डिग्रियां मिल रही हैं, बहुत अच्छी नौकरियां मिल रही हैं। लेकिन उसका प्रतिफल क्या होता है? रात में आप 2 बजे सोने जा रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, आप कॉफी का एक कप लिए, एक पिज्जा का बाइट लिए, दौड़े चले जा रहे हैं ऑफिस में, समय की किल्लत है, ऑफिस से फिर भाग के आए, ऑफिस से भाग के आए, फिर मोबाइल पे आपने कुछ सर्च किया, फिर रात में वही रूटीन चल रहा है। सवेरे अगर आप अर्ली राइजर हैं और आधा घंटा वक्त आपने निकाल लिया अपने ऊपर, 1 घंटा सवेरे टहलने का, कोई एक्सरसाइज करने का, योगा करने का, तो इस तरह से अगर आपने समय निकाल लिया, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आपके हेल्थ के लिए। और वो अगर आपने नहीं किया तो आप देखी होंगी कि आजकल हम लोग जब नया प्रैक्टिस शुरू किए थे तो 45 साल मिनिमम एज था जब हम लोग डायबिटीज और हार्ट की तरफ थोड़ा तवज्जो देते थे। अब तो 30 साल, 32 साल, हमने देखा है 28 साल की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज होते हुए। टाइप 1 डायबिटीज तो बचपन से होता है, टाइप 2 डायबिटीज जो लाइफस्टाइल की बीमारी है, जो जीवन शैली की विकृतियों का जो प्रतिफल है, वो टाइप 2 डायबिटीज 28 साल की उम्र, 27 साल की उम्र में। सोचिए, जो बच्चा 27 साल की उम्र में जो भारतवर्ष की जवानी है, उफनती हुई जवानी है, जिसके सहारे भारत देश को गर्व हो सकता था, जिस पर हम गर्व करते हैं पूरी दुनिया में कि हम जवानों का देश बनते जा रहे हैं, और वो 28 साल का बच्चा अगर डायबिटीज से ग्रस्त हो जाए, और डायबिटीज शरीर के सारे अंग को जर्जर बना देता है, नख से लेकर सिर तक कोई ऐसा अंग नहीं है शरीर में, अगर डायबिटीज हो जाए तो वो अंग बिना कमजोर हुए रहेगा। तो वो क्या करेगा? 40 साल 45 साल की उम्र में अरबों का मालिक हो गया, सारी गाड़ियों का अंबार लग गया, और रोज उसको जाना पड़ रहा है, कभी एक डॉक्टर के यहाँ, कभी वहां जांच कराने, कभी हार्ट अटैक हो गया, कभी हॉस्पिटल। क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल बिगड़ गया। तो इसलिए आपका है कि सब चीज को समन्वय बना के रखिए। मैं नहीं कहता हूं करियर पर ध्यान नहीं दीजिए, पैसे बहुत जरूरी हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इन सारी चीजों को आप आनंद से भोग सकें।
बिल्कुल। और साथ ही आपने डायबिटीज़ की अभी बात की है, तो जैसा आपने बताया कि आजकल देख रहे हैं कि कम उम्र में भी काफ़ी लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हो रहे हैं, तो इसका कारण भी आपने बताया। साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर हम इंसुलिन की भी बात करें तो कई बार लोग इसको इग्नोर कर देते हैं या छूट जाता है, तो और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज़ में या शुगर में हमें चावल नहीं खाना चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है, इस बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? इसमें सच्चाई नहीं। मैं बताऊं कि डायबिटीज में भात कोई खलनायक नहीं है जिसको चावल कहते हैं, लेकिन वो पॉलिश राइस नहीं होना चाहिए। अच्छा। ठीक है ना, वो पार बॉइल्ड राइस जो कहते हैं, उसना जो चावल होता है जो गांव में मिलता है, उसको आप आराम से खा सकते हैं। मूल मंत्र यही है डायबिटीज का, जिसको आप एक कर सकते हैं कि अगर आप टहलना शुरू कर दी, एक्सरसाइज कर रही हैं, खान पान में बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं ले रही हैं, कैलोरी कम, एक्सरसाइज ज़्यादा, वजन नियंत्रण। और वजन में मैं बताऊं मुस्कान जी कि 2 तरह का वजन होता है। एक होता है जनरलाइज एडिपोसिटी और दूसरा होता है विसरल एडिपोसिटी। क्योंकि हमारे इंडियंस में विसरल एडिपोसिटी ज़्यादा होता है। आप देखिए होंगे कि बहुत सारे आदमी का वजन 50 किलो ही है, 45 किलो है, लेकिन पेट निकला हुआ है। तो ये पेट वाला जो वजन है, ये आपके हार्ट के लिए भी, डायबिटीज के लिए भी ये ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए इंडियंस में ऐसा माना जाता है कि इंडियंस आर प्रोन टू डायबिटीज एंड हार्ट अटैक्स। विसरल ओबेसिटी, जो पेट का जो चर्बी है, उसको कम करना है। तो उसको कम करने का एक ही तरीका है, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन एंड कैलोरी एक्सपेंडिचर। कम लाइए, ज़्यादा दीजिए, वजन मेंटेन रखिए, डायबिटीज से दूर रहिए, मधुमेह से दूर रहिए। पहला सिद्धांत यही है। हाँ, अगर आपको माँ बाप के जेनेटिक अगर आपने कंट्रीब्यूशन आया है डायबिटीज़ का, उसको भी बहुत हद तक वार्ड अप कर सकते हैं अपनी जीवन शैली से। जेनेटिक की आपने बात की है, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जेनेटिक में अगर घर परिवार में कोई ग्रसित है डायबिटीज़ से, तो उनके बच्चों को होना या फिर आने वाले बच्चों को ऐसा होना, मतलब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं? चांसेस कुछ रहते हैं। जैसे दोनों माँ बाप दोनों को अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो बच्चों में आने के टेंडेंसी बढ़ जाती है। मतलब करीब करीब 25 to 30% ज़्यादा रिस्क रहता है। लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ कि अगर आपकी बचपन से ही अगर आपके माँ बाप सतर्क हैं और जीवन शैली को आपने दुरुस्त रखा हुआ है कि बच्चा चाहे जो भी हो जाए, वो 1 घंटा खेलेगा जरूर, वो पसीना जरूर बहाएगा, शारीरिक श्रम जरूर करेगा। और अब तो मैं देखा हूँ मुस्कान जी, मेरे पास जब माएँ आती हैं दिखाने के लिए और फादर आते हैं जो यंग कपल्स हैं, और बच्चा है वो 1 साल का, 2 साल का, तो डिस्ट्रैक्शन ये हो, वो बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा गया और वो लगातार गेम खेल रहा है। और उसको बड़े गर्व से कहा जाता है कि अभी इसी उम्र में बच्चा इतना एक्सपर्ट हो गया है। ये एक्सपर्ट नहीं है, ये समाज का सबसे बड़ा कलंक है कि 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा मोबाइल के सहारे जिंदगी जी रहा है। तो ये समाज के हित में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समाज के हित में जरूरी है कि बच्चों को मोबाइल की दुनिया से अलग किया जाए, उनको स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेला जाए, कोई ना कोई खेल ऐसा किया जाए ताकि उसके प्रति उनकी रुचि जगे, और इससे उनका स्वास्थ्य होगा, देश सुधरेगा, समाज सुधरेगा और परिवार सुधरेगा। जी, ये आपने जो बात बताई कि बाहर जाके आजकल बच्चे खेलते नहीं हैं, फ़ोन में लगे होते हैं, कहीं ना कहीं इससे बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ रही है बहुत सारी कम उम्र में। और कहीं ना कहीं बच्चे आजकल हम देखते हैं कि डिप्रेशन का भी शिकार बन रहे हैं, एंजाइटी हो रहा है, तो ये सब भी एक कारण है कि बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं। इस विषय में भी हम आपसे बातचीत करेंगे, काफ़ी कुछ जानेंगे, लेकिन दर्शकों यहाँ पे रुकते ही एक छोटी सी ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, बने रहे बिहार बिहान के साथ, हम जल्द लौटेंगे। दर्शकों, ब्रेक के बाद अब सभी का पुनः स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव रंजन। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने जनरल फिजिशियन है। सर, पुनः स्वागत है आपका। सर, हम लोग खान पान पे हमने बातचीत की, हमने एक्सरसाइज पे बातचीत की है, और जैसा कि ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि आजकल बच्चे बाहर जाके खेलते नहीं हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे आजकल बहुत कम उम्र में ही बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, और साथ ही डिप्रेशन के भी कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं। बच्चे खुद में रहते हैं, बच्चों से मिलते नहीं हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं। तो
डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, पैनिक अटैक, ये सारी चीज़ें एक नई चीज़ आई है जो बच्चों में आजकल दिखे, तो इसका मुख्य कारण क्या समझते हैं आप? क्या कुछ बताना चाहेंगे इस विषय में? ऐसा है मुस्कान जी कि सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये बच्चों का ये सब जो है डिप्रेशन एंजाइटी तो है ही, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पेरेंट्स जो थे, जो हमारे समय में चाहे इसमें जो माँ बाप थे, माँ बाप की व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि बच्चों के प्रति जो तवज्जो था, जो ध्यान था, वो थोड़ा कम गया। तो बच्चों को देखते हैं कि जितना अच्छा एजुकेशन दे दो, जितने बड़े स्कूल में दे दो, जितनी मोटी फीस दे दो, अपनी जिम्मेवारी हटा लें। तो वो सिर्फ स्कूल दे दिया, स्कूल से आया, उसके बाद मोबाइल देके खेलो, और उसका जो होमवर्क किया वो अपना कर लिया, खुद समय नहीं देना चाहते। और यही कारण बनता है कि उनका जो खाने का जो स्टाइल है, खाने का स्टाइल, सोचने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, सब प्रभावित होता रहता है। तो इसलिए ये परिवार के हित में, राष्ट्र के हित में पहला कर्तव्य है माँ बाप का, चाहे जितना भी आप मसरूफ क्यों न रहें, चाहे जितना भी आप बहुत बड़े आप मल्टी मिलियनेयर हैं, आप बहुत बड़े बड़े स्कूल, बहुत बड़े बोर्डिंग स्कूल में डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ टाइम गुजारिए, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा टाइम गुजारिए। क्या वो सोच रहा है, उसके अंदर मानसिक उबाल क्या चल रहा है, क्या भूचाल पैदा हो रहा है। जब आप नहीं सुनिएगा और उसके बाद 10 साल 11 साल 12 साल की उम्र में जो वो मोटापा शुरू हो जाता है उसका, जब वो डिप्रेशन शुरू हो जाता है, तब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर धीरे धीरे आने लगता है। वो चिड़चिड़ा हो जाता है, माँ के बाप का बात नहीं सुनता है, वायलेंट हो जाता है। कल ही एक मैं बताऊँ, मैं क्लिनिक में था, 16-17 साल का नौजवान ऐसा वायलेंट था, वो पिताजी को मार रहा था, माँ को, मतलब वो एकदम बिल्कुल बेतरतीब सा हो गया था, जस्ट बिकॉज को उसके मन लायक चीज़ें जो है उसको मिल नहीं रही थी, चाहत कुछ और थी, माँ बाप बैठ के बात नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। इस तरह से घटनाएं होती इस लेवल पर आ गया कि अब उसे मानसिक रोग विशेषज्ञ की जरूरत पड़ रही है, साइकेट्रिस्ट का। तो जैसा कि मैंने कहा कि 25 साल 26 साल में डायबिटीज होना, हार्ट की बीमारी होना, 12 साल 15 साल में साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाना, ये क्या क्या दर्शाता है? ये समाज के गिरावट को दर्शाता है। हम ऊपर उठ रहे हैं जरूर, हम चंद्रमा पर चले जा रहे हैं, लेकिन हम जहाँ तक अंदर की बात है, अंदर हम गिरते चले जा रहे हैं। तो चंद्रमा पर पैर रखने से नहीं होगा, आपके अंदर के व्यक्तित्व को उभारना पड़ेगा। जो भगवान ने आपको जिंदगी दी है, इसे संवारना पड़ेगा, इसे खूबसूरत बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप घर में बच्चों को समय दें, परिवार को समय दें, थोड़ा देर बैठ के हंस बोल करके बात करें। जैसे कि एक प्रिंसिपल है कि कम से कम एक पॉलिसी ये बना लिया जाए कि एक साथ टेबल पर खाना खाएं, बाकी समय आप रहें या नहीं रहें, लंच में समय नहीं मिले, आपको ऑफिस का टाइम है, सब कुछ भागना है, डिनर आप एक साथ करें। साथ में खाना खाने पर आपका क्वालिटी ऑफ डिशेस भी पता चलेगा, उस मनोभाव भी पता चलेगा, एक बॉन्डिंग भी क्रिएट होगा। तो इससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ठीक रहेगा। जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम हम जानते हैं कि इट इज़ माई राइट, ये आपका अधिकार है, और ये अधिकार को खोना नहीं है, अधिकार को पाना है, और वो आपके हाथ में है। ये किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है कि हमको स्वास्थ्य दे दीजिए। ये स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार आपके हाथ में है। आप चाहें तो इसे पा सकती हैं, आप चाहें तो इसे गंवा सकती हैं। बिल्कुल। और साथ ही हम जानते हैं कि आप जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज देखते हैं कि बहुत ही कम उम्र में बहुत से लोग हैं जो हार्ट अटैक से ग्रसित हो रहे हैं, तो इसका कारण क्या समझते हैं? क्यों हो रहा है आजकल, ये क्यों देखा जा रहा है ऐसा? वही है कि मुस्कान जी, जीवन की इतनी आपाधापी हो गई है कि न सोने का वक्त, न प्रॉपर उठने का वक्त, न खाने का वक्त, दिन भर आदमी एक दौड़ में चलता चला जा रहा है। उसे क्या पाना है उसे पता नहीं है, लेकिन पाना है। ये मिल गया तो उसके आगे की चाहत शुरू हो गई। तो ये चाहतों का जो सिलसिला है वो अंतहीन सिलसिला, ये रुकता नहीं, क्योंकि एक जगह आप आकर के आप संतुष्ट नहीं होते। हाँ, मैं नहीं कहता कि आप संतुष्ट हो जाइए, उपलब्धियां नहीं होंगी, उपलब्धियां करते जाइए, लेकिन इसी चक्कर में होता क्या है ना कि आप एक 2 तरह का सिस्टम होता है शरीर में।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो एक नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट में बांटते हैं। मैं थोड़ा जनरलाइज कर रहा हूँ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपके ऑटोनॉमिक जितने भी काम हैं, जैसे आप चाह के भी अपने हार्ट अटैक को रेगुलेट नहीं कर सकती, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करेगा। आप चाह के भी अपने जो पेरिस्टाल्सिस रेट है आंत का, उसको कुछ नहीं कर सकती हैं, कहीं कुछ नहीं कर। तो जो आप सोए में भी जो सारी चीज़ें चलती रहती हैं वो आपके ऊपर तो है नहीं, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 तरह का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक होता है जो जिसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन, यानी जब आप उत्तेजित होते हैं। पहले क्या होता था, जब आप शिकार खेलते थे, जब नई नई सभ्यता आई थी, तो शिकार खेलते थे, शिकार सामने से आ गया, तुरंत आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो गया, फाइट करने के लिए तैयार रहना। उसमें आपको थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, पल्स बढ़ गया, तो उसमें फाइटिंग टेंडेंसी होती थी। उसके बाद जब आप थोड़ा रिलैक्स किए तो पैरासिम्पैथेटिक आ गया। तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सिंपैथेटिक जरूरी है, जीवन में शांत रहने के लिए पैरासिम्पैथेटिक जरूरी है। आज ये हो गया कि दोनों का बैलेंस खत्म हो गया। आज अगर 24 घंटा है तो 24 घंटा में हम 20 घंटा सिंपैथेटिक के सहारे रहते हैं, यानी बराबर मेरा हार्ट, देखिएगा अधिकतर व्यक्ति का हार्ट रेट बढ़ा रहता है। तो हार्ट रेट का बढ़ाना शो करता है कि आपके अंदर सिंपैथेटिक ड्राइव है, आप हमेशा कुछ न कुछ सोच रहे हैं। तो भगवान ने आपको 24 घंटा सिंपैथेटिक के लिए नहीं बनाया, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी दिया है रिलैक्स करने के लिए, जिसका मैकेनिज्म जो आपने शुरू में कहा था, योगा है, मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन है, ये सब आपके पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव करता है। बिल्कुल। तो जवानी में आजकल 28 साल 30 साल में, जैसा मैंने कहा कि एक अच्छी नौकरी पाने की चाहत में, एक अच्छा पोजीशन, अगर नौकरी में है तो एक अच्छा पोजीशन पाने की चाहत में, अगर आप मुखिया हैं तो विधायक बनने की चाहत, विधायक हैं तो सांसद बनने की चाहत, सांसद हैं तो मंत्री बनने की चाहत, ये जो चाहत है वो सिंपैथेटिक ड्राइव है, वो आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक की ओर ले जाता है। तो कम उम्र में, और साथ में कोई पैरासिम्पैथेटिक यानी विश्रांति की प्रक्रिया नहीं चल रही है। तो ये सब आप करें, आप सपने जरूर संजोएं, जीवन में सपनों का रहना बहुत जरूरी है, लेकिन सपनों के साथ साथ थोड़ा रिलैक्स करें। रिलैक्स करने का मतलब थोड़ा योगा करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा अपनी ज़िंदगी को तलाशें कि हम कहाँ पे हैं, थोड़ा बैठ के तलाशें, थोड़ा मौन रहें, बच्चों के साथ खेलें, फूलों के साथ खेलें, संगीत के साथ इस्तेमाल करें, तो आपका ही समन्वय रहेगा। तो 30 साल 32 साल 34 साल की उम्र में देखे होंगे कि लोग जिम गए, वहीं पर जिम करते करते उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया, चाहे सीवियर हार्ट अटैक आया, खत्म हो गया। आपने अभी कार्डियक अरेस्ट की बात की है, तो अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या कुछ अंतर है। आपसे जानना चाहेंगे, आप इस बारे में कुछ विस्तार से बताना चाहेंगे? बहुत सही है, और जमहूरियत के लिए, आम जनता के लिए ये बहुत सही चीज़ है जानना। कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये कंडक्शन डिफेक्ट है, यानी कि जो हार्ट का जो कंडक्ट करता है हार्ट को कि अब आपको धड़कना है, वो नस में ही कहीं न कहीं ब्लॉकेड हो गया और तुरंत वो धड़कना बंद कर दिया। इट इज एन इमरजेंसी प्रोसीजर कि आप चल रहे हैं अचानक देखे होंगे कि गिर गए, तो उस समय अगर आपको ये एक प्रोसेस होता है, सीपीआर कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, अगर तो इसलिए मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर इंसान को, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो लेडी कहीं काम कर रही हो, चाहे वो मर्द कहीं झाड़ू लगा रहा हो, चाहे मर्द पुलिस वाला हो, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सबको सीपीआर जानना चाहिए कि उस समय कोई आदमी अगर गिर गया कार्डियक अरेस्ट से, उस समय अगर आप 5 मिनट का उसको सीपीआर दे सकती हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, उसके प्रोसेस हैं जो हम लोग हर जगह आईएमए के थ्रू, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो मेरा है, जिसके थ्रू हम लोग हर जगह लोगों को एजुकेट करते रहते हैं, तो सीपीआर आपको जानना चाहिए। उसके थोड़ी देर आप बचा देंगे, तब तक एम्बुलेंस आ जाएगा, अस्पताल पहुंचने लगेगा। अगर 2 मिनट भी आपने देर कर दी तो मरीज अगर बच भी गया, उसका ब्रेन डेड कर जाएगा, फिर उसका बचने से फायदा क्या है। तो कार्डियक अरेस्ट होता है। और हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक में जब खून की, मतलब हार्ट की धमनियों में खून की कमी हो गई, तो हार्ट उसको चिल्लाता है, इसको कहते हैं क्राइंग ऑफ द हार्ट, तो उसको एंजाइना कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रुकावट हो गया, कंप्लीट खून बंद हो गया, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो हार्ट अटैक सीवियर हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, लेकिन वो उसमें ज़बरदस्त पेन होगा। जानती हैं कि पेन बाएं तरफ भी हो सकता है, पूरे सीने में हो सकता है, बाह में चला जाता है, नीचे नाभि तक भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हार्ट अटैक का पेन बताती हैं। उसमें तुरंत अस्पताल आप जाइए, जान बच जाएगी। लेकिन कार्डियक अरेस्ट इमरजेंसी है,
हार्ट अटैक को विंडो पीरियड है। अगर आप शुरू के 6 घंटे में हार्ट अटैक को ले गए अस्पताल में तो 99% चांस है कि नहीं बच जाएगा। और कार्डियक अरेस्ट में 2 मिनट है, वो 2 मिनट में अगर आपने काम किया तो मरीज की जान बची, नहीं तो मरीज गया। और ये चीज़ आपने बड़ी महत्वपूर्ण बताई कि सभी को सीपीआर सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल देखते हैं स्कूल में भी सीपीआर बताया जाता है कि किस तरीके से सीपीआर दें, और हर जगह 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 पे, हर स्थानों पे भी बताया जाता है कि कैसे सीपीआर दें, और कहीं ना कहीं सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इससे हम किसी की जान भी बचा सकते हैं। और जैसा कि आपने हार्ट अटैक के बारे में अभी बात बताया, तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि लोग जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसे इग्नोर करते हैं, जो एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है और बाद में जाके इससे किसी की जान भी चली जाती है। तो इस विषय में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं, क्या कुछ सिम्टम्स है जिसे किसी भी आमजन को इग्नोर नहीं करना चाहिए और जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इस विषय में आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन दर्शकों यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, बने रहे बिहार बिहान के साथ, हम जल्द लौटेंगे। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव रंजन। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने जनरल फिजिशियन है। सर, पुनः स्वागत है आपका। सर, हम लोग सिम्टम्स के बारे में, लक्षण के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर हम किसी भी बीमारी की बात के, अब जनरल फिजिशियन हैं और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटीज़ से कहीं ना कहीं ग्रसित है, लोग को कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है। तो क्या कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण हैं, सिम्टम्स है जो लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए? ऐसा है मुस्कान जी कि सिम्टम का इंतज़ार मत कीजिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, पहले तो 40 साल था, 35 साल के ऊपर साल में एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहिए। अगर ब्लड प्रेशर आपका मार्जिन के ऊपर जा रहा है, यानी 140/90 के ऊपर है, तो सतर्क होने की ज़रूरत है। फिर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तुरंत दवा की ओर जंप नहीं करना है। उसी तरह से अगर आप ब्लड का टेस्ट कराते रहिए, तो जागरूकता बहुत जरूरी है। यानी आपका अगर स्वस्थ लग भी रहा है तो टेस्ट वगैरह कराते रहने से आपके अंदर एक जागरूकता जब आएगी तो उससे बीमारी का निदान बहुत सही समय पर हो जाएगा। और जब अगर ऐसा निकले, जैसे मैं कह रहा हूँ कि डायबिटीज का एक कॉमन प्रिंसिपल है कि अगर फास्टिंग में आपका 110 के नीचे है, फास्टिंग ब्लड शुगर, मतलब रात भर का फास्टिंग मिनिमम 8 घंटा का 110 के नीचे है, लिहाफ डाल के सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 110 और 26 के बीच में है, जिसको हम लोग कहते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, यानी टाइप 1 डायबिटीज इसको कर सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, सॉरी, प्री डायबिटीज, तो उसमें आपके जीवन शैली को थोड़ा सुधारना चाहिए। अगर उसमें नहीं सुधारिएगा तो फिर वो फास्टिंग 126 के ऊपर चला जाएगा, फ्रैंक डायबिटीज हो जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी जागरूकता को दर्शाती हैं। तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये दोनों का आप कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल को जरूर देखते रहिएगा, लिपिड जांच कराते रहिए और मोटापे की जांच करते रहिए। तो अगर आप शुरू से सतर्क रहिएगा तो बहुत दिन तक आपके लक्षण नहीं आ पाएंगे। लक्षण, शुरुआती लक्षण आ गए, तुरंत किसी चिकित्सक से मिलने में गुरेज न रखिए, परहेज न रखिए जी। और सर, ये चीज़ तो हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में आज जान लिया, बीमारी के ऊपर सिम्टम्स के बारे में जाना, क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जो लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना चाहूँगी, घर परिवार जो सभी के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। आपसे जानना चाहूँगी, हम कहीं ना कहीं घर से बाहर निकल के काम कर पाते हैं इस वजह से, क्योंकि हमें घर से पीछे से सपोर्ट रहता है। आपसे जानना चाहेंगे घर परिवार का कितना सपोर्ट रहा, माता पिता का, शादी के बाद वाइफ का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मुस्कान जी के बिना पारिवारिक सपोर्ट के तो आप कुछ आगे कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जीवन में एक द्वंद्व सा फैल जाएगा। परिवार कुछ और चाह रहा है और आप कुछ और चाह रहे हैं, तो ये द्वंद्व की प्रक्रिया में आप जीवन की उपलब्धियों को हासिल नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक वाकया दे रहा हूँ कि जब मैं एमडी करके आया और यहाँ तो चूंकि नई प्रैक्टिस शुरू करने में आप समझते हैं कितनी डिफिकल्टी होती है। शुरू में तो कोई मरीज तो आपके नाम से तो आ नहीं जाएगा, तो आप खाली हाथ बैठे हुए हैं, कुछ नहीं। लेकिन मैं उस समय देखा तो यूपीएससी का एडवर्टीजमेंट एक आया, आईएएस का जो देना था, उसमें एज मेरा बचा हुआ था, तो मैं यूपीएससी में अप्लाई कर दिया और हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया प्रिलिमिनरी में। और मैं उस समय प्रिलिमिनरी मेंस इंटरव्यू होता था और मैं प्रिलिमिनरी में आ गया। बहुत सारे लोग हिस्ट्री जिनका मेन सब्जेक्ट था वो छट गए और मैं आ गया। लेकिन उसके बाद मेरी पत्नी ने कहा कि भाई आप जब इतना लंबा समय गुजारे हैं मेडिकल साइंस का पढ़ाई करके, अब आप यूपीएससी में जाइएगा तो ये प्रतिभा का भी क्षरण होगा
और देश के संसाधनों का भी ये दुरुपयोग होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप जिस विद्या को पढ़ के आए हैं उसमें आप स्टिक कीजिए, इधर उधर मत भटकिए। मेरी इच्छा जरूर थी कि एक तुरंत मैं पावर पा लूंगा, फलाना कर लूंगा। इस आकर्षण को उन्होंने नकारा, तो आज मैं आया हूँ। फिर जब मैं चिकित्सा जगत में आया और मेरे 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी है, दोनों का ही सहयोग काफ़ी ठीक रहा। मतलब बहुत ज़्यादा उनकी चाहत नहीं है, भौतिकता की चाहत नहीं है कि मुझे ये ब्रांड चाहिए, ये ब्रांड चाहिए, वो ब्रांड चाहिए, जिसकी वजह से मैं काफ़ी रिलैक्स होकर के अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता गया। तो ये इसको आप कह सकते हैं कि नैसर्गिक वरदान कर सकते हैं, ईश्वरीय वरदान, या पारिवारिक कोहेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे वही लगा। सभी के जीवन में कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है, और कहीं ना कहीं जीवन में एक कहते हैं ना विकास बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ने के लिए फैमिली का सपोर्ट हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही अगर हम आने वाले समय की बात करें तो सभी का एक प्लानिंग रहता है कि हमें जीवन में आगे ये करना है, या कुछ ऐसा है जो करना बाकी रह गया हो। तो कुछ ऐसा है, कुछ इस विषय में बताना चाहेंगे? अब जैसे मैंने कहा कि सपना तो कभी मरता नहीं है। बिल्कुल। तो अगर सपने आप नहीं देखिएगा तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। सपने तो हैं, तो सपने तो ये कभी, जैसा मैंने शुरू से कहा, कभी भौतिकता का सपना तो मेरी आंखों में कभी तैरता नहीं। मेरी आंखों में सपना तैरता है कि मैं कुछ चिकित्सा जगत में ही कुछ किताब लिखूं, जो मेरी इच्छा है, किताब लिखूं, कहीं लोगों को मैं कुछ जागरूक कर पाऊं, कहीं वेरियस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जाता रहता हूं, मैं लोगों को कुछ न कुछ जो है अवेयरनेस का प्रोग्राम वगैरह जो चलता रहता है। अगर समाज को हमने, मुझे फिर वहाँ एक पंक्ति याद आती है कि ये जरूरी नहीं है कि आप समुद्र को जो है ले आइए, किसी की आंखों की 2 बूंदों को आप हरण कर लीजिए, 2 बूंदों को आप अपने समेट लीजिए। हिमालय को मत आप कीजिए, उठाइए, लेकिन किसी का 2 बोझा अगर आप उठा लीजिए तो उसमें लाइन है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्पित हो मेरा मनुज काय। यानी सारे लोगों का जो सुख में थोड़ा बहुत भी अगर आपकी सहभागिता हो गई समाज को सुख देने में, स्वास्थ्य देने में, तो ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसी उपलब्धि के तहत हमारी इच्छा रहती है। मैं उसमें कितना परफेक्ट हो पाऊंगा मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मेरी कोशिश है। और वही है कि मेरी सिर्फ जैसे एक लाइन है फिर, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हंगामा करने तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन सूरत बदलने की प्रक्रिया में वक्त लगता है, और उस वक्त की प्रक्रिया में हम लोग सब संलग्न हैं। मुस्कान जी, चल रहा है, इसी तरह से समाज चलेगा जी। और साथ ही की भी पाबंदी है हमारे पास, तो जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? साथ ही हम जानते हैं कि आज 7 अप्रैल है और हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, और उस दिन को मनाने का उद्देश्य भी हम जानते, तो इसी विषय को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि आप सब कुछ रहें, मेरी तो ख्वाहिश है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, लेकिन ख्वाहिश तो पूरी होती नहीं है। कभी भटकाव आ जाता है। आप स्वस्थ हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, तो बीमारियों से कभी घबराएं नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका मानसिक रूप से आप टूट जाएं, कुछ करें, इसे लोहा लें। और चलते चलते मैं इन पंक्तियों से मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा कि हजारों मुश्किलें हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, बस चलते रहिए जनाब। क्या बात। चलते रहिए, उलझनें आएंगी, समस्याएं आएंगी, उसको पार करने का नाम ही जिंदगी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण तमाम जानकारी दी जो हमारे दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपने अपने बारे में भी बताया, कहीं ना कहीं ये भी एक लोगों के लिए एक मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है। जब हम किसी सफल व्यक्ति को सुनते हैं, उनके बारे में, उनके जीवनी के बारे में जानते हैं, तो उन्हें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो सर, आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद मुस्कान जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, वक्त हो आपसे अलविदा लेने को। जैसा कि जाने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजिए, जिससे हम ये जान सकें कि आपको आज का ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो दर्शकों, फटाफट उठाए पेन कॉपी और नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रीजर रोड। साथ ही हमारा पिन कोड है 800001 और हमारा email ID है director@ddkpatna@gmail.com।